13th प्रॉब्लम करता हूं। अ सैंपल ऑफ MnSO4 4H2O is strongly heated. The residue is Mn3O4. This residue is dissolved in 100 ml of 0.1 normal FeSO4 containing dilute acid. 100 ml of 0.1 normal H2SO4 FeSO4 containing dilute acid. The solution react completely. अब यह जो solution बना, this solution react completely with 50 ml of KMnO4. थर्टीन प्रॉब्लम में इस फोर्थ डेटा में एक करेक्शन आपको करना चाहिए। 25 ml of KMnO4 used in step 3 require, इसको 300 ml के बजाय 30 ml कर लीजिए। 300 ml कुछ नहीं है, वो 30 ml 0.1 normal FeSO4 for complete reaction. Find the amount of MnSO4 present in the sample. आप फोर्थ पॉइंट में करेक्शन कीजिए ए पार्ट के। इट्स 25 ml of KMnO4 used in step 3 consume 30 ml of 0.1 normal FeSO4. जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम को पढ़ने के साथ साथ इस तरह का एक ट्री बनाते हैं जिसमें हमको सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। वह कहते हैं MnSO4 4H2O का एक सैंपल लिया गया है। इस सैंपल को स्ट्रांगली हीट करा। जब इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल सारे उड़ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सारा उड़ जाता है और वहां Mn3O4 बन जाता है। दिस इज द रेसिड्यू। सल्फर गैस और वाटर वहां पर उड़ गया और Mn3O4 बन गया। यह जो Mn3O4 रेसिड्यू है इसमें 100 ml 0.1 नॉर्मल FeSO4 डाला गया डाइल्यूट एसिड के साथ। 100 ml 0.1 नॉर्मल FeSO4 डाइल्यूट एसिड के साथ कुछ रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन जो होगी वो मैं लिख देता हूं। Mn3O4 मैंगनीज एट एनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम to give you Mn+2 oxidation state after oxidizing another species. फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करने के बाद में मैंगनीज एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn2+ में चला जाता है और इस जगह पर यही रिएक्शन हो रही है। जो मैंगनीज है Mn3O4 में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है वह Mn2+ में जाएगा एसिडिक मीडियम में और वह हमेशा Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन कुछ वहां पर हमने ज्यादा अमाउंट में फेरस सल्फेट डाला है। फेरस सल्फेट कुछ ज्यादा अमाउंट में है और जो भी कुछ एक्सेस फेरस सल्फेट है, जो भी कुछ एक्सेस फेरस आयन है उसे हम फर्दर KMnO4 से टाइट्रेट करा रहे हैं। वह फर्दर KMnO4 से टाइट्रेट हो रहा है। 50 ml KMnO4 से कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है और इस रिएक्शन के दौरान Mn रिड्यूस हो रहा है और फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो। अब इस KMnO4 के बारे में एक डेटा दे दिया कि यह जो KMnO4 है, दिस 25 ml of the sample of KMnO4 titrate completely with 30 ml of 0.1 normal FeSO4. अब यह जो डेटा दे रखा है, इस डेटा के द्वारा मैं KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं। मैं कहता हूं इस रिएक्शन में जो फोर्थ स्टेप है इसमें मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 should be equal to equivalent of KMnO4.
इक्वलेंट ऑफ FeSO4 में लिखता हूं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. दिस इज मिली इक्वलेंट ऑफ FeSO4 is equal to milli equivalent of KMnO4. Normality into volume in ml. This is the milli equivalent of FeSO4. This must be equal to milli equivalent of KMnO4. Normality into volume in ml. N is the normality of KMnO4. KMnO4 की normality आ गई 6/5 और 6/50. 6/5 into 0.1 or this normality is 0.12. This is the normality. यह जो KMnO4 है इसकी नॉर्मेलिटी है 0.12 नॉर्मल. इस KMnO4 सैंपल की नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली. इस ब्रांच में दिस इज प्रॉब्लम फिलॉसफी. यह तो हमेशा प्रॉब्लम को करते समय, प्रॉब्लम को करने से पहले उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व स्केलेटन रिएक्शन मेंशन करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है. दिस आर द स्केलेटन रिएक्शन, द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन. कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन स्केलेटन रिएक्शन. इस रिएक्शन से हमें यह पता लग जाता है कि इस प्रॉब्लम में कौन कौन से स्पेशीज इन्वॉल्व है, किस किस स्पेशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस किस स्पेशीज का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होके कौन कहां से कहां जा रहा है, रिडक्शन होके कौन कहां से कहां जा रहा है. इस चीज को मेंशन करना कंपलसरी होता है. यदि आप इस स्टेप को, इस इन्वॉल्व रिएक्शन को नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट जाएंगे. भले ही आपका आंसर परफेक्ट हो, भले ही आप सब कुछ सही सोच रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हो यदि उसको लिख नहीं रहे हो तो आपका दिमाग पढ़ने नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो. उसको वही दिखेगा जो कॉपी में लिखा हुआ है. तो जो कुछ आप सोचते हो कि यह रिएक्शन वहां पर हो रही है वो आपको लिखना कंपलसरी है. यह लिखने के बाद में हमने इस स्टेप में भी जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया है हम उसे जरूर मेंशन करते हैं. हम हमेशा लिखें MEQ of FeSO4 equal to MEQ of KMnO4 in 4 और मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 को इक्वेट करके यह नॉर्मेलिटी हमने KMnO4 की ऑब्टेन कर ली. नाउ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यूज्ड और इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 used is normality into volume in liters. इतने इक्विवेलेंट KMnO4 के यूज अप हो रहे हैं. और यह इक्विवेलेंट KMnO4 के किसके साथ यूज अप हो रहे हैं? इधर कुछ एक्सेस अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट रह गया है. इस एक्सेस अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट के साथ यूज हो रहा है. हेंस दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस फेरस सल्फेट. हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियली हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट डू वी हैव? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट कितना है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज द इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट. सो हाउ मेनी, ये तो हमने इनिशियली लिया था, इसमें से कुछ ने Mn3O4 से रिएक्ट कर लिया. व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट रिएक्टेड विथ? इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट रिएक्टेड विथ Mn3O4. कितने इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट के Mn3O4 से रिएक्ट करें? इनिशियल इक्विवेलेंट माइनस बचे हुए इक्विवेलेंट. Hence this is equivalent of Mn3O4.
इतने इक्विवेलेंट Mn3O4 के। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4, क्योंकि इतने इक्विवेलेंट FeSO4 रिएक्टेड विद Mn3O4, तो जितने इक्विवेलेंट Mn3O4 के साथ FeSO4 के इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट Mn3O4 होना चाहिए। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4। यदि यह इक्विवेलेंट Mn3O4 के, तो हम देखें Mn3O4 रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं इधर ही लिखता हूं Mn3O4 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, Mn3 is giving you Mn2 प्लस, और इस Mn3 पर टोटल चार्ज कितना है, +8 चार्ज है। Mn3O4 है तो Mn3O4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 4 ऑक्सीजन पर -8, तो Mn3 पर कुल मिला के +8 होना चाहिए, और यह 3Mn देगा +2 पर। इधर नेट चार्ज +8 हुआ, इधर नेट चार्ज +6 हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है एक Mn3O4। एक Mn3O4 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। हेंस इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4 जो निकाला है, इससे हम मोल्स ऑफ Mn3O4 निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ Mn3O4 इज इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4 डिवाइडेड बाय 2, 0.01 माइनस, what is this equal to, this is 0.6, 0.006। इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दिस इज द मोल्स ऑफ Mn3O4। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मुझको कहीं ना कहीं से मुझे साफ करना होगा। मैं रिएक्शन को साफ कर देता हूं, यह रिएक्शन आप सब लिख लें, मैं रिएक्शन को साफ कर देता हूं। इन्वॉल्व रिएक्शन, यदि हमने मोल्स ऑफ Mn3O4 निकाल लिया तो मोल्स ऑफ MnSO4 आ जाएगा, MnSO4 4H2O। जरा सोचिए, मैं कहता हूं 1 मोल Mn3O4 3 मोल MnSO4 से मिलेगा। मोल कंसेप्ट लगा रहा हूं अब, 1 मोल Mn3O4 3 मोल MnSO4 से मिलेगा, पक्का है। तो इतने मोल Mn3O4 3 × 1/2 × 0.004, इतने मोल्स वहां पर MnSO4 के रहे होंगे। हेंस वेट ऑफ MnSO4, वेट ऑफ MnSO4 4H2O would be 3/2 × 0.004 into the molecular weight M। जो भी कुछ MnSO4 4H2O का मॉलिक्यूलर वेट है, वह मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दीजिए वेट ऑफ MnSO4 4H2O आ जाएगा, मोल्स निकाल दिया। किसी भी स्टेप पर यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो। इन्वॉल्व रिएक्शन को सबसे पहले देखना चाहिए। हाँ, थर्ड मतलब इधर से ये देखिए Mn3O4 के इतने मोल्स यहां निकालना समझ में आ गया, मोल्स ऑफ Mn3O4 यहां निकालना परफेक्टली समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना, ये समझ में आ गया। अब देखिए Mn3O4 के जितने भी मोल से MnSO4 से बन रहे हैं, मैं कहता हूं 1 मोल Mn3O4 के लिए 3 मोल MnSO4 होना चाहिए, क्योंकि Mn को देखकर बोल सकते हैं ये बात। तो इतने मोल MnSO4 के लिए इंटू 3 कर दिया,
इतने मोल्स MnSO4 रहे होंगे, तो इतने मोल MnSO4 मतलब मोल्स ऑफ MnSO4 इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इतने ग्राम से MnSO4 रहे होंगे। इसमें पूरा मॉलिक्यूलर वेट जोड़ना MnSO4 4s2 पूरा। हाँ इसमें, हाँ हाँ हाँ, अरे उनने सिंपल सी बात कही है। प्रॉब्लम पहले तो थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए अपन को बस प्रॉब्लम पढ़ते समय। वह कहते हैं MnSO4 है, उसको जलाया, खूब गर्म करा, Mn3O4 बना। फिर उसके बाद उसमें ढेर सारा FeSO4 डालिया, 100 ml 0.1 नॉर्मल FeSO4। फिर जो कुछ सॉल्यूशन बचा उसको 50 ml KMnO4 से पूरी तरह से टाइट करा दिया। अब जो स्टेप 3 में KMnO4 इस्तेमाल हुआ है, उसी KMnO4 का यदि 25 ml KMnO4 ले तो 30 ml 0.1 नॉर्मल FeSO4 से टाइटेड होता है। तो यह चीज बिल्कुल अलग है। हमने इस चीज को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 निकाल लिया, क्योंकि इस स्टेप से हमको स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इजीली पता लग जाती है। इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, नॉर्मेलिटी पता लगी। अब इससे नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 जो पता लगी, हम उसके लिए कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यूज्ड अप इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इतने KMnO4 इधर यूज हुआ, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट एक्सेस FeSO4 बचे रहे होंगे, क्योंकि यह जो KMnO4 है एक्सेस FeSO4 जो बचे हुए FeSO4 उनसे रिएक्ट करते हैं। अब इनिशियली कितने FeSO4 लिए, इतने, और इतने बचे रहे, मतलब रिएक्ट कितने हुए, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 रिएक्टेड विद Mn3O4 इज दिस इनिशियल माइनस बचे हुए, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट वहां पर Mn3O4 के रहे होंगे। अब यदि इक्विवेलेंट ऑफ Mn3O4 आ गया है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लिया, मोल्स ऑफ Mn3O4 कितने हैं, इतने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय BCNV, मोल्स ऑफ Mn3O4 आ गया तो मोल्स ऑफ MnSO4 आ गया, तो वेट ऑफ MnSO4 आ गया। खास बात यह काम करना मैंने इसके पहले सिखाया है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाता जा रहा हूं, कहीं कोई रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा है और प्रॉब्लम को बड़ा सिंपल तरीके से कर दिया। फाइनल जो कैलकुलेशन आते हैं वो कभी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होता। हाँ थोड़ा जोर से बोलना होगा माइक पास में लाके। राइट साइड मतलब मेरे इस तरफ ना, मेरे इस तरफ, अच्छा मतलब आपके राइट साइड, हाँ बोलो। माइक पास में लाके जोर से बोलो ना। यह मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने का तरीका बताया है। देखो मैं को बताता हूं, Mn3O4 is giving you 3Mn2+। दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा है या नहीं? Mn3O4 give you 3Mn2+। अब Mn3 यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 4 ऑक्सीजन पर -8 रहा होगा, इस पर +8 रहा होगा, यह 3Mn2+ देगा। अब देखिए इधर टोटल 8 पॉजिटिव चार्ज है, इधर टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 जिसे हम ओलियम भी कहते हैं, इट्स डाइल्यूटेड विथ वाटर, और जो सॉल्यूशन बना दैट सॉल्यूशन इट्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 26.7 ml of 0.4 normal NaOH. Find the percentage of free SO3।
percentage of free SO3 in oleum, यह बताना है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। देखिए, वंस अगेन कंसेप्ट क्लियरिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले तो यह देख ले कि ओलियम क्या होता है। ओलियम इनफैक्ट इट्स अ सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग तेजाब होता है। हम 3 तरह के तेजाब होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनसे सचमुच में बच के रहना चाहिए। एक तो एक्वारिजिया, इट कंसिस्ट ऑफ HNO3 and HCl in the ratio of 1:3 or 3:1. Another is this fuming H2SO4, we call it oleum. And the third is fuming nitric acid. यह तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग तेजाब होते हैं और इनफैक्ट इनका जो वजन होता है उस वजन से भी ज्यादा इसमें एसिड होता है। कैसे होता है समझो। फ्यूमिंग H2SO4 में प्योर H2SO4 के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। अब इससे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के डिसॉल्व होने से इसमें जब भी पानी डाला जाए तो यह सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। फ्यूमिंग ओलियम में H2SO4 के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के डिसॉल्व होने से जब भी इसमें पानी डाला जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का हाइड्रोलिसिस होता है और वहां पर और भी ज्यादा H2SO4 बन जाता है। तो जो उसका एक्चुअल वेट है उस एक्चुअल वेट से भी ज्यादा उसमें H2SO4 होता है। X मोल H2SO4 के हैं, Y मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के हैं। तो वहां पर पानी के डाल देने से X मोल H2SO4 तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, लेकिन इस सॉल्यूशन में H2SO4 बनेगा, X मोल H2SO4 तो आ ही जाएंगे और Y मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के, Y मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के Y मोल वाटर से रिएक्ट करके Y मोल H2SO4 और दे देंगे। तो वहां पर कुल मिला के X प्लस Y मोल्स H2SO4 बन जाएगा। अब जरा देखिए, 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक तो वेट ऑफ H2SO4 इज 98x, weight of H2SO4 is 98x. Weight of sulfur trioxide is 80 into Y. This total weight must be equal to 0.5. 0.5 grams of oleum लिया गया। अब देखिए, X plus Y moles H2SO4 है, X plus Y moles H2SO4 है। कितने इक्विवेलेंट H2SO4 के? H2SO4 इस रिएक्शन में 2H पॉजिटिव देगा और साथ में सल्फेट आयन देगा। वहां जो रिएक्शन होगी H2SO4 would combine with 2NaOH to give you Na2SO4 and twice H2O. H2SO4 would behave as acid with basicity equal to 2. Hence, X plus Y mole would be equal to 2 into X plus Y equivalent. इतने इक्विवेलेंट H2SO4 होगा। दिस मच इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स 26.7 by 1000. सॉल्व फॉर X एंड Y. परसेंटेज SO3 would be the weight of SO3 is 80Y. Total weight is 0.5 into 100. This is percentage SO3. Calculate in order to get the answer and then start attempting 15th problem. हाँ जी, जोर से बोलो, माइक पास में लगे। ये
ये H2SO4 के कितने मोल्स है? H2SO4 के मोल्स एक्सप्रेस वाई क्या समझ में आ गए? पक्का? यदि H2SO4 के एक्सप्रेस वाई मोल समझ में आ गए तो इससे समझने ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनटू ABCNV फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या मैंने बताया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू ABCNV फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या मैंने बताया? और ABCNV फैक्टर H2SO4 के लिए 2 है। इट्स बेसिसिटी इज 2 फॉर दिस रिएक्शन। इसलिए ABCNV फैक्टर 2, बेसिसिटी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। हाँ जी, नहीं जरा अच्छी तरह से सवाल पूछो ना, मुझको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं 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 नहीं, H2SO4 का मतलब इसमें कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है। हम हमेशा एक बोलेंगे कि H2SO4 रिएक्ट कंप्लीटली विद NaOH। नहीं नहीं, क्या बंद हो सकती है? H2SO4 की यदि होगी तो देंगे आपको, बता देंगे कि इधर H2SO4 एक ही H बॉडी रिलीज कर, लेकिन यदि नहीं बताए ना तो आप 2 H बॉडी रिलीज होता हुआ मानो, क्योंकि ये तो टाइट्रेशन है ना, ऊपर से NaOH डालते जा रहे हैं अपन, तो तब तक रिएक्ट करता जाएगा, तब तक H2SO4 H बॉडी देता जाएगा। जब तक कि H2SO4 सारे H बॉडी नहीं दे दे, जब तक सारा NaOH टाइट्रेट नहीं हो जाए, तब तक वहां पर कलर चेंज होगा ही नहीं। आप DB रेट से NaOH डालते जाओगे, रिएक्शन कंप्लीट होगी। 15 सवाल आप ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। हाँ जी, ये कैसे लिखी? सच पूछ रहा है तुझको नहीं समझ में आई है? सच पूछ यार, क्या सच मुझे समझ में नहीं है? समझा देता हूं पर सर, X mole of H2SO4, Y mole of SO3. Number of moles into molecular weight, that is weight in grams. Number of moles into molecular weight, that is weight in grams. Weight in grams of H2SO4, weight in grams of SO3, that is the total weight in grams.